नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त राजेश आज फिर से आप सबके साथ हाजिर हूं अपने YouTube चैनल बेबाक खबर पर। आज हम आपको दिखाएंगे हरियाणा की राजनीति से दंदनाती खबरें, सनसनीखेज खबरें, उनका विश्लेषण, ताकि आपके सामने सच्चाई आ सके और आप आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने हरियाणा के भविष्य की कमान सुरक्षित हाथों में दे सके, जिससे आप ये उम्मीद कर सके कि कौन आपके हरियाणा के भविष्य को सुरक्षित दे सकता है, कौन उज्जवल भविष्य कर सकता है। जी हाँ, हमारा उद्देश्य यही है कि आप तक वो हर सही बात पहुंचाई जाए जो आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। आज का मुद्दा है हमारा हरियाणा के चुनावी रण में कौन होंगे पहलवान। हम बताएंगे आपको हर विधानसभा सीट से। सबसे पहले आज हम आपको बताने जा रहे हैं सबसे हॉट सीट सोनीपत विधानसभा से। जी हाँ, आपको जैसे पता ही होगा कि पिछले महीने सुरेंद्र पवार जो वहां से मौजूदा विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी की टिकट से वो मौजूदा विधायक बने हुए हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था ईडी ने काफी पुराने मामले में। अब वो राजनीतिक गिरफ्तारी थी या कोई कानूनी मसला था, ये तो आप सब जानते ही हैं। लेकिन उस गिरफ्तारी के बाद से सोनीपत विधानसभा सीट के लिए क्या क्या घटनाक्रम बदले हैं, ये सब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि वहां पर कौन कौन दावेदार हैं। दावेदारों में यदि हम बीजेपी की बात करते हैं तो सबसे पहले जो मुख्य रूप से दावेदार आ रहे हैं वो निखिल मदान, जो हाल ही में कांग्रेस पार्टी को अलविदा करके बीजेपी को ज्वाइन किया था। और एक मुख्य कारण राजनीतिक प्रतिद्वंदता जो सुरेंद्र पवार जी के साथ मानी जा रही थी वो ये ही थी कि निखिल मदान ने अपने रास्ते का कांटा ईडी के द्वारा हटा दिया है। ये वहां के सियासी गलियारों में चर्चाएं जोर शोर से चल रही हैं, तो उनके टिकट दावेदार होने का भी दावेदारी बढ़ गई है। और दूसरे दावेदार की बात करता हूं तो कविता जैन का नाम उभर कर सामने आ रहा है। ये बीजेपी के संभावित प्रत्याशी हैं। इनमें से किसी को भी बीजेपी आलाकमान एक दो दिन के अंदर टिकट जारी कर सकती है। अब इनका मुख्य मुकाबला किससे होगा? कांग्रेस पार्टी में ये सुरेंद्र पवार या उनके बेटे ललित पवार से ही होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि कांग्रेस की एक रणनीति रही है कि वो अपने सिटिंग विधायकों का टिकट बहुत कम काटती है। और इसकी एक मुख्य वजह पारिवारिक सहानुभूति और उनका जनाधार बताया जा रहा है, जो कि सोनीपत की जनता से उनका लगाव और उनका जनाधार जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि कांग्रेस के अंदर सबसे मजबूत दावेदार जो सोनीपत विधानसभा सीट से हैं वो सुरेंद्र पवार या उनके परिवार का कोई सदस्य ही वहां से चुनाव लड़ेगा। तो आने वाले दिनों में ये काफी मुकाबला रोचक होने जा रहा है। और इस रोचक मुकाबले में कौन बाजी मारकर ले जाएगा, ये 4 अक्टूबर को हमें पता चल जाएगा। जी हाँ, आप देखिए कि सोनीपत विधानसभा सीट से इस मुकाबले में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये सब सोनीपत की जनता तय करेगी। हालांकि काफी हद तक वो अपना मन बना चुकी है। अब मैं सोनीपत शहर से सोनीपत जिले की दूसरी सीट की बात कर रहा हूँ, वो है गोहाना विधानसभा की सीट। हाँ जी, दूसरी हॉट सीट गोहाना बनी हुई है। इसकी 2-3 मुख्य वजह है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली मुख्य वजह जो है कि वहां से समाज सेवी हर्ष शिकारा ने अपनी दावेदारी ठोक दी है और वो कांग्रेस पार्टी की टिकट के लिए काफी दौड़ कर रहे हैं। दौड़ धूप करने से उनको टिकट मिल पाएगी या नहीं, ये तो आने वाले कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अभी तक खुलकर सामने ना आने वाले हर्ष शिकारा आप खुलकर सामने आ चुके हैं और उनका कहना ये है कि यदि टिकट मुझे मिलती है तो मैं टिकट से लड़ूंगा, नहीं तो मैं निर्दलीय ही चुनाव में उतरूंगा। और यहाँ की जनता का जो मुझे प्यार मिल रहा है उस प्यार के भरोसे मैं विधानसभा की सीट पर काबिज
जरूर होऊंगा। अब देखना ये है दोस्तों कि कांग्रेस अपने मौजूदा वरिष्ठ विधायक जो 6 बार से गोहाना से एमएलए रहे हैं उनकी टिकट काटेगी या वो हर्ष शिकारा को मायूसी ही हाथ लगेगी। मैं आपको हर्ष शिकारा का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं कि जिस वीडियो में हर्ष शिकारा को अपनों का दर्द जो है वो कैसे निकल करके आ रहा है। दूसरे मुख्य दावेदार जो वहां पर हैं, जगबीर मलिक के अलावा, हर्ष शिकारा के अलावा एक नाम और उभर कर सामने आ रहा है, वो है अनूप मलिक का। अनूप मलिक भी गोहाना से कांग्रेस की प्रत्याशी बनने की उम्मीदें लगाकर बैठे हैं और हल्के में काफी मेहनत कर भी रहे हैं। चुनावी जो पद यात्रा चल रही है दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, उस पद यात्रा के अंदर वो पूरा दम थम भर रहे हैं और 2 दिन पहले हुई पद यात्रा में भी उनके समर्थकों का काफी हुजूम देखने को मिला था। ये सब आपने गोहाना शहर की भारी भीड़ को में आपने ये देखा भी होगा कि सभी टिकटार्थियों ने कितना जोर लगाया था। उनमें से एक अनूप मलिक भी थे। ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। अब मैं बीजेपी के प्रत्याशी की बात करता हूँ। बीजेपी के प्रत्याशियों में सबसे बड़ा नाम जो निकल कर आ रहा है वो तीरथ राणा का आ रहा है, जो सोनीपत जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और खेल जगत से भी जुड़े हुए हैं। हालांकि उनका नाम विवादों में भी घसीटा जा चुका है। अब देखने वाली बात ये है कि बीजेपी में तीरथ राणा को टिकट मिलती है या कोई दूसरा दावेदार टिकट वहां से ले जाता है। ये मुकाबला भी अपने आप में काफी रोचक होने जा रहा है। इसके नतीजे भी 4 अक्टूबर को हमें पता चल जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में हर्ष शिकारा गांव-गांव में जा करके घूम रहा है और अपने लिए प्रचार भी कर रहा है कि मुझे विधानसभा में आपका प्यार चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि हर्ष शिकारा किस तरीके से अपने लिए वोटों की अपील कर रहा है और किस तरीके से अपने साथ में घूमने वालों से वो आगाह होने की भी बात कर रहा है कि वक्त पर साथ न देने वालों के लिए भी उन्होंने एक संदेश दिया है। वो आंसुओं से भरा हुआ है। अब वो आंसू राजनीतिक हैं, सियासी हैं या उनके मन से निकले हैं, ये तो हर्ष शिकारा खुद से जानते ही होंगे। लेकिन आजकल के घटनाक्रम में ये सारी बातें बड़े ही सहानुभूति के साथ निकाली जाती हैं और जनता को दिखाया जाता है कि किस तरीके से उनको दर्द है, किस तरीके से उनको दुख है और उन्हें आपका साथ क्यों चाहिए। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि हर्ष शिकारा की किस तरीके से उन्होंने अपने वक्तव्य में क्या कहा। मेरा मानना यो है, आप सबको बता देता हूं, आप लोगों का क्या आशीर्वाद था, आप लोगों के प्यार था, गोहाना विधानसभा तय एमएलए की तैयारी कर रखी है। पहली बात, बीजेपी 20 जन आते टिकट देने लग रही थारे छोरे में, आज छोड़ के न्यू कह रहा कि थारी टिकट तब मारा को थारा मारा की तब विचार मिलता नहीं। जो जात पात की प्रचार करो, अपने भाई का साथ दो, क्योंकि प्रचार भी रुपया में होने लग गया। प्रचार वाले, अखबार वाले सब क्यों पैसे में है भाई। कोई भी चीज फ्री में नहीं है। को देखो इलेक्शन लड़ने की सोच रहा हो और खाम खा किया गलती कर ले, अपनी गोज के अंदर खा लियो। मजबूत भाईचारा हो, गोज में 2 रुपये हो ना हो तो भाई किसी पर मांग सको। जो कर मैं हूं रुपये तो मेरे पे भी कोई मांगन लाग रहा हूं, उधारे ठान लाग रहा हूं भाई। जीता राग लेके उल्टे देंगे, इज्जत पहले बाकी चीज बाद में। जब चुनाव का फार्म पर्चा भरना, जब गोज में रुपये हो, रुपया बिना कोई नहीं बूझता। जो थारे इंटरव्यू लेने वाले हैं ना भाई, वे थारे प्रेमी भाई हैं, थारे चाहने वाले हैं। एक वो तो फ्री में काम बेशक कर सके हैं। किसी अखबार में फोटो भी दोगे, खबर भी दोगे, वह भी पैसे में आओगी। उनके मोल भाव भी बहुत महंगे हुए हैं। आप सभी साथियों की भाई साथ की जरूरत है, सहयोग की जरूरत है। खदे चुनाव के बाद मैंने को रतरी गैल खड़े होना था, रचाड़ा हो गया, ये छोरा हार गया। ये छोरा नहीं हारता भाई, हर घर की उम्मीद आ रहेगी।
और उस माँ की उम्मीद आ रहेगी जो मेरे तो घनी उम्मीद कर रही है। घना शौक ना था इलेक्शन लड़ने का। उसका कारण यो था घर के बाहर रोज 40-40, 50-50 मदद मांगने वाले आए रहे थे। मदद एक की करा थे, दो या की करा थे, बाकी हाथ जोड़ा थे जी नहीं करी जाएगी। उनकी आत्मा मारता गाड़ बक्या करती, न्यू कहा करती क्यों दिखावा करे भाई, फिर क्यों ढोंग कर रहा हो फेसबुक पर, तो आगाम समाज सेवी। हाँ कुछ न्यू कहा करती, रे बेटा तेरे तो उम्मीद थी तू भी नेता मंत्री या भरका हो गया। उनके घर के दर पर जावे तो न्यू कह दे छकारा दौरे चले जाओ, और छकारा न्यू कहने लग रहा माता जी मेरे बस की को न। मैंने गिल्टी फील होया करती, दिल तेन्यू लाग्या करता रहे इनकी बदुआ के बेरा कड़े सिद्ध देंगी। ये इतनी उम्मीद कर कारीर में उम्मीदा पर खड़ा नहीं उतर रहा। जब दिल दिमाग में न्यू आई थी इलेक्शन लड़ांगे, जो घर के बाहर होगा खाली नहीं जाने देंगे, चाहे 1000 दिन में काम करने पड़ो तो 1000 कराएंगे। यो सोच के यो चुनाव का फार्म भरया पराठा है पीछे बेरा पाटा, इसमें बहुत गंद हो। मन नहीं बेरा था इतना हो है, मन इस बात का ही नहीं बेरा था इतना गंद। किसके बारे में बोलूं? देखा आपने हर छिकारा किस तरीके से अपने बातें खुलकर रख रहे हैं कि कितने लोगों को मेरे टिकट भरने से, टिकट के लिए दावेदारी करने से कितना दर्द हो रहा है, और कौन उसमें उनका असलियत में साथ दे रहा है। पैसे का जुगाड़ वो कहां से कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए वो क्या क्या अपना प्रयास कर रहे हैं, और कौन कौन उनका साथ दे रहा है, ये सब उन्होंने अपने उसमें बताया। लेकिन देखने वाली बात ये है कि वो हर गांव में हर दिन 5-7 गांव जरूर कवर करते हैं अपने हल्के के, और वहां पर कुछ लोग उनको सच में समर्थन देते दिखाई दे रहे हैं। अब वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल करेंगे या पार्टी की तरफ से उनको टिकट मिलेगा, ये आने वाले कुछ ही दिनों में साबित हो जाएगा। और तब तक आप ये देखिए कि गोहाना में जो मुकाबला त्रिकोणीय बनता जा रहा है, वहां पर त्रिकोणीय मैं इसलिए कह रहा हूं कि जननायक जनता पार्टी के जो सोनीपत लोकसभा सीट से एक उम्मीदवार थे उपेंद्र मलिक, जो अपनी जमानत भी नहीं बता पाए थे, वह मुश्किल 7000 वोट उनको पूरे सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से मिले थे, वो भी अपने दावेदारी गोहाना विधानसभा सीट से जता रहे। तो मैं तो उनको नहीं मुकाबले में मानता। मुकाबला तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही होने वाला है, जिसमें कांग्रेस का पलड़ा एक बार फिर से भारी दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको अगली विधानसभा सीट के बारे में बताता हूं, जो सोनीपत जिले से ही है, जिसकी मैं बात करूं तो यदि मैं बात करता हूं बड़ौदा की, तो बड़ौदा हल्के में जो मौजूदा कांग्रेस की सीट से विधायक है इंदुराज नरवाल, उनका ही नाम सबसे ऊपर चल रहा है, क्योंकि वो सिटिंग विधायक हैं, साधारण छवि के हैं और जनता के बीच में रहना पसंद करते हैं। मैं बात करता हूं दूसरे संभावित प्रत्याशी की, तो जो पिछली बार कपूर नरवाल जी टिकट की दावेदारी कर रहे थे, उस दावेदारी को यदि उन्होंने मान मनोबल करवा करके उस टाइम पे वापस ले लिया था, तो उसका एक बड़ा कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के द्वारा उनको मनाने का था, जो अब उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि इस बार उनकी टिकट जरूर मिलेगी और वो टिकट उनको अपने किए हुए कार्यों, किए हुए बलिदान के करके और जनता के जो उनको प्यार है उसके लिए उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। ये तो मैंने आपको बड़ौदा से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी बताए, जिसमें से आपको इंदुराज नरवाल का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। उसके अलावा भी एक दो प्रत्याशी वहां से जोर लगा रहे हैं, जिसमें कर्नल रोहित चौधरी का नाम भी आता है, लेकिन टिकट उनको मुश्किल मिलती नजर आ रही है। इसके अलावा भी और बहुत से प्रत्याशियों ने दाखिल किया है, लेकिन टिकट केवल इन दो में से ही एक प्रत्याशी को मिलेगी, जिसमें इंदुराज नरवाल या कपूर नरवाल का नाम सबसे ऊपर है। अब मैं यही बात करता हूं बीजेपी पार्टी की, तो बड़ौदा से जो बीजेपी के संभावित उम्मीदवार हैं, उसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो योगेश्वर दत्त का है। हालांकि योगेश्वर दत्त 2 बार अपनी किस्मत आजमा चुके हैं और दोनों ही बार उनके नसीब में हार मिली है, जिससे उनका दाव काफी कमजोर साबित हो रहा है। दूसरे जो प्रत्याशी हैं वहां से प्रदीप सांगवान है, जो एक मजबूत दावेदार के रूप में कड़ा मुकाबला
योगेश्वर दत्त को पहले अपनी ही पार्टी के अंदर दे रहे हैं और टिकट की दावेदारी में काफी प्रयास कर रहे हैं। हालांकि आज और कल जो बीजेपी की चुनाव समिति, प्रदेश चुनाव समिति की जो बैठक हुई है, उसमें नाम लगभग फाइनल किए जा चुके हैं। वो लिस्ट कब आउट होगी ये देखने वाली बात होगी दोस्तों, लेकिन प्रदीप सांवत और योगेश्वर दत्त का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव को देख लें तो बड़ौदा में हमेशा से कांग्रेस का पलड़ा ही भारी रहा है। ये प्रदीप सांगवान भी वही नेता हैं जो कांग्रेस को अलविदा करके पिछली बार जब टिकट नहीं मिली थी बड़ौदा उपचुनाव में, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कर दिया था और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था। बीजेपी के काफी वरिष्ठ नेताओं के साथ, जिसमें चाहे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की बात करें या मनोहर लाल खट्टर की आप बात करें, उनके साथ उनके संबंध मधुर रहे हैं। संबंध तो मधुर योगेश्वर दत्त के भी हैं, लेकिन बाजी कौन मार के लेके जाएगा ये आने वाले वक्त में आपको कुछ ही दिनों में आपको पता चल जाएगा कि मुख्य मुकाबला बड़ौदा की सीट पर किसका होने जा रहा है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही मैदान में नजर आएंगे। बाकी की पार्टियों के पहलवान जो है कहीं पर साइड में नजर आएंगे, जो मुकाबले में होंगे ही नहीं। अब मैं बात करता हूं सोनीपत विधानसभा सीट की, राय विधानसभा की। जो राय विधानसभा है वहां से सबसे बड़ा नाम बीजेपी पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का आ रहा है। उन्होंने पिछली बार भी वहीं से चुनाव लड़ा था, वहीं से जीता था। हालांकि सोनीपत की लोकसभा सीट पर भी उनको उम्मीदवार बनाया गया था, वो उम्मीदवार हार गए थे। काफी रोचक मुकाबले में उनकी हार हुई थी और वहां से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी जी ने जीत दर्ज कर ली थी। अब विधानसभा चुनाव की बारी है, दोबारा से किस्मत आजमाने को मोहनलाल बड़ौली तैयार हैं, लेकिन उनका जो मुख्य मुकाबला है वहां पर कांग्रेस पार्टी के साथ होगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से यदि मैं बात करता हूं तो एक पूर्व विधायक जय तीरथ थैया का नाम निकल कर आ रहा है और दूसरा नाम जो आ रहा है वो पदम सिंह दहिया का नाम आ रहा है कि पदम सिंह दहिया भी मजबूत दावेदारी है। उनकी लोकसभा में भी उन्होंने आवेदन दिया था, लेकिन उस वक्त उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया और बाजी ब्रह्मचारी जी ने मार दी थी। अब की बार वो विधानसभा राय के लिए दोबारा से उन्होंने आवेदन कर चुके हैं और अपनी दावेदारी का दावा मजबूती से पेश भी कर रहे हैं। देखते हैं टिकट जय तीरथ दहिया को मिलेगी, पदम दहिया को मिलेगी या कोई आतिल साहब ले जाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन राय में भी मुकाबला, क्योंकि हॉट सीट है, बड़ा नाम है, प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष हैं, तो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ौली जी, उनका जो नाम है उसको लेकर के वो सीट भी हॉट सीट बनी हुई है। ये मैंने आपको अब तक राय विधानसभा, आपका गोहाना विधानसभा, सोनीपत विधानसभा, बड़ौदा विधानसभा बताया है। अब मैं आपको खरखोदा जो आरक्षित सीट है उसके बारे में बताऊंगा कि खरखोदा की जो आरक्षित सीट है उस पर बीजेपी की तरफ से जो पुराने कार्यकर्ता की बात करते हैं तो कोई भी बड़ा नाम नहीं था। इसी मौके का फायदा उठाकर पवन खरखोदा ने कुछ दिन ही पहले, जब भूपेंद्र मलिक ने भी जेजेपी को अलविदा कहा था, उसी समय साथ में ही पवन खरखोदा भी जेजेपी को अलविदा कहकर बीजेपी को ज्वाइन कर चुके थे। उन्होंने अपना आने वाला राजनीतिक भविष्य बीजेपी को तरफ मोड़ लिया था और बीजेपी से इस उम्मीद में कि टिकट उनको मिलेगी उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था। अब जब हम वहां के जमीनी सतर की बात करते हैं, पवन खरखोदा की पैठ बीजेपी में काफी अंदर तक है और इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी मजबूत दावेदारी वहां पर पेश की है। अब देखने वाली बात तो ये है कि बीजेपी उनकी दावेदारी पर कितना विश्वास कायम रखती है और वो उस विश्वास पर कितना खरे उतरते हैं। ये
चुनाव बताएंगे, चुनाव नतीजे बताएंगे, लेकिन उनका वहां पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस पार्टी की तरफ से मौजूदा विधायक जयवीर वाल्मीकि से ही होने जा रहा है। ये बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि जयवीर वाल्मीकि भी एक स्वच्छवी के नेता हैं, जमीन पर रहते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में उनके मुलाकातों का दौर चलता रहता है और हर सुख दुख में शामिल भी होते हैं। तो जयवीर वाल्मीकि के लिए वहां पर कोई भी नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है। खरखोदा की जनता जयवीर वाल्मीकि के साथ साथ वहां पर मौजूदा जो सरकार में मुख्यमंत्री जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बारे में बात करते हैं, तो उन पर विश्वास कायम रखती है और उनके नाम पर भी वोट वहां पर जयवीर वाल्मीकि को मिलते रहे हैं। इस बार भी ये उम्मीद की जाती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नाम पर भी, हरियाणा में कांग्रेस के नाम पर भी और जयवीर वाल्मीकि की छवि के नाम पर भी उनको भारी मात्रा में वोट मिलने जा रहे हैं। तो ये मुकाबला खरखोदा में जयवीर वाल्मीकि और पवन खरखोदा के बीच में होने की पूरी उम्मीद है। ये मैंने आपको इन 5 सीटों का विश्लेषण बताया है और आप देखेंगे दोस्तों, जैसे ही टिकट डिक्लेयर होगी, जो नाम हमने अपने सर्वे में आपको बताए हैं, टिकट उन्हीं नामों में से उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी जिनके बारे में हमने आपके साथ जानकारी साझा की है। प्रदेश अध्यक्ष जो मोहनलाल बडोली हैं, इनके बारे में भी मैं बताऊं तो आज जब चुनाव समिति की बैठक चल रही थी, बैठक खत्म होने के बाद उन्होंने कैंडिडेटों के बारे में, होने वाले उम्मीदवारों के बारे में क्या बताया, ये सुनिए आप। आज अभी जो हमारी चुनाव समिति प्रदेश की बैठक हुई है और इसमें फरीदाबाद, रेवाड़ी, नूंह, पलवल और गुड़गांव 5 जिलों की जो 18 विधानसभा है, सबकी हमने चर्चा की है और सभी ने अपने विचार रखे और सभी 5 के 5 जिलों के जो प्रमुख कार्यकर्ता, उनसे भी कुछ सलाह मशवरा करके हमने अपनी चुनावी रणनीति को बढ़ाया है। लगभग कितने नामों का पैनल जो है वो तैयार किया गया जो हाईकमान के पास जाएगा? जो हाईकमान के पास जाएगा वो लास्ट में हम फाइनल करेंगे। अभी जिसके भी जितने भी नाम आए, लगभग अगर पूरे आकलन करेंगे तो 3000 से ज्यादा नाम पूरी 90 विधानसभाओं के बनेंगे और जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी मैं कल पूरी डिटेल उसकी दूंगा। अच्छा, क्योंकि एक लंबी फेहरिस्त है बीजेपी के दावेदारों की, किस आधार पर टिकट वितरण बीजेपी करने वाली है, क्या रणनीति रहने वाली है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती रही है जिताऊ और टिकाऊ, जीतने वाले प्रत्याशी को प्राथमिकता देके और हम चुनावी मैदान में उतारते। एक आखिरी सवाल ये है, 2014-2019 का जो चुनाव था, कहीं न कहीं कहा जा रहा था कि मोदी लहर है, क्या 2024 चुनाव को आप चुनौतीपूर्ण मानते हैं? परिस्थितियां बदली हैं? आज मोदी जी की लहर बढ़ी है, तीसरी बार देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री बने हैं और नए भारत का निर्माण हुआ है। 2024 की लहर 2019 से भी ज्यादा है और भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी। देखा आपने, मोहनलाल बडोली जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है, स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों को टिकट देने जा रहे हैं। मतलब बड़ा स्पष्ट है कि जिन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है, उन नेताओं को टिकट मिलने के चांस काफी कम है, उनकी उम्मीदें काफी कम हैं, क्योंकि उनको टिकाऊ उम्मीदवार भी चाहिए। टिकाऊ के साथ अब वो जिताऊ की बात कर रहे हैं, जिनका जमीनी सतह पर काफी मजबूत पकड़ होगी, जो उनके सर्वे में नाम निकल करके आए होंगे, केवल उनको मिलेगी। किसी राजनीतिक संरक्षण की या किसी सिफारिश से किसी उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलेगी। और अपने वक्तव्य में उन्होंने मोदी लहर का भी जिक्र किया। हालांकि मेरा ये मानना है दोस्तों कि हरियाणा के अंदर मोदी फैक्टर काम नहीं कर रहा है और विधानसभा चुनाव में तो ये काम कर ही नहीं पाएगा। लेकिन इन हालातों के बावजूद उनके नेता अपने आत्मविश्वास से लबरेज हैं और वो मजबूती से जीतने का, तीसरी बार बीजेपी में सरकार बनाने का वो अपना आत्मविश्वास दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं
कि लोकसभा चुनाव में हाफ और विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से बीजेपी साफ का दावा कर रही है। ये सब हरियाणा की जनता तय करेगी। नेता चाहे किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, वो अपनी ही पार्टी के बारे में मजबूती से बात करेगा, आत्मविश्वास दिखाएगा और कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरेगा दोस्तों। लेकिन हरियाणा की जनता जरूर ये बताएगी कि 1 तारीख को वो किसके पक्ष में मतदान करने जा रहे हैं और उस मतदान का नतीजा जो 4 अक्टूबर को आएगा तो स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी कि उन्होंने किन को अपना नेता चुना है, किन के हाथों में वो सरकार की कमान सौंप दी है। ये सब 4 तारीख को 12 बजे तक स्पष्ट हो जाएगा। जिस तरीके से आज हमने ये 5 विधानसभा सीटों के बारे में आपको बताया है, हम हर रोज इसी तरीके से आपको हर जिले की वोट सीटों के बारे में, फिर हर विधानसभा सीट के बारे में हम आपको इसी तरीके से एक सटीक सर्वे के साथ उम्मीदवारों के नाम बताएंगे, मुकाबला किन के बीच में होने वाला है, चुनावी रण में कौन से पहलवान उतरेंगे और कौन से पहलवान जीतेंगे, कौन से पहलवान चित हो जाएंगे, ये सब हम आपको बताएंगे दोस्तों। बस आपका सहयोग हमें आपके लाइक और सब्सक्राइब से मिलता रहे, इसी की आशा उम्मीद हम आपसे करते हैं, ताकि हम भी आत्मविश्वास में आपके साथ खबरों का सटीक विश्लेषण कर सकें, बिना डरे, बिना झुके, बिना रुके, बेबाकी से हम वो हर खबर आपके तक पहुंचा सकें जो आपके लिए जानना जरूरी है। आप अपना प्यार हम पर यूं ही बनाए रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।